नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारा हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में साक्षात्कार के और उसकी गद्य की विधाओं और साक्षात्कार के तत्वों के बारे में जानकारी दूंगी। आज का हमारा विषय है साक्षात्कार। चर्चा के बिंदु हैं गद्य की विधाएं और साक्षात्कार, और दूसरा हमारा विषय है साक्षात्कार के तत्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गद्य की विधाएं क्या हैं। साहित्य में प्रमुख गद्य की विधाओं के अंतर्गत निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, फीचर आदि को प्रमुखता प्राप्त है। आधुनिक युग में गद्य की विधाएं निरंतर विकसित हो रही हैं। ऐसे ही एक विधा साक्षात्कार है। साक्षात्कार की विधा आजकल गद्य में प्रमुख बन गई है और पत्रकारिता के अंतर्गत इसे विशेष महत्व भी मिलने लगा है। यह अपने आप में एक ऐसी कला है जिसे समाचार संकलन की समस्त विधियों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। साक्षात्कार का अर्थ है विशिष्ट वार्ता। कहने का मतलब ये है कि साक्षात्कार क्या है। साक्षात्कार ये है कि जब हम किसी से मिलकर उससे कुछ विशेष बिंदुओं पर वार्तालाप करते हैं, विशेष बिंदुओं पर जब हम उससे बात करते हैं, तो वो उस व्यक्ति का साक्षात्कार होता है। जैसे जिसमें एक व्यक्ति अपने पूर्व निश्चित प्रश्न करता है और भेंटदाता उसका उत्तर देता है। एक प्रकार से यह वार्ता दो व्यक्तियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति और विचारों को प्रकट करने वाली विद्या है। इसमें व्यक्तिगत संपर्क का पर्याप्त महत्व होता है। प्रत्यक्ष संपर्क और उपस्थिति के बिना साक्षात्कार संभव नहीं होता है। आप देखिए कि हमने इसके पहले वाले अध्याय में ये पढ़ा था कि जब हम साक्षात्कार होते हैं तो उसके चरण कौन से होते हैं, तो साक्षात्कार कैसे लिया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि साक्षात्कार के 6 चरण होते हैं। योजना बनाई जाती है, विषय लिया जाता है और नवनिर्मिति ली जाती है, प्रमुख बिंदुओं का चयन किया जाता है, फिर अंत में जाकर प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। इन से सब 6 चरणों को लेकर साक्षात्कार करा जाता है, तब जाके हमारा साक्षात्कार संपन्न होता है। और यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम ये चीज़ बता रहे हैं कि साक्षात्कार एक व्यक्ति जो आपस में दो व्यक्ति बैठकर एक दूसरे से जो प्रश्न निश्चित होते हैं उनके बारे में बैठ के जब वार्तालाप करते हैं प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठकर, तो वास्तव में साक्षात्कार उसी का ही नाम होता है। जब प्रत्यक्ष संपर्क और उपस्थिति के बिना साक्षात्कार कभी भी संभव नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं कि साक्षात्कार के तत्व। तो साक्षात्कार के हमारे तत्व हैं 8। पहला है शीर्षक, दूसरा है संवाद, तीसरा है भाषा शैली, चौथा है व्यक्तित्व निरूपण, पांचवा है देशकाल और वातावरण, छठा है साक्षात्कार की भावभंगिमा, और सातवां है उद्देश्य, आठवां है उपयोगिता। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि साक्षात्कार के 8 तत्वों में शीर्षक की क्या उपयोगिता होती है। साक्षात्कार जब किसी विशिष्ट व्यक्ति से साक्षात्कार करता है तब वह उसका एक शीर्षक लिखता है। आमतौर पर साहित्यकारों के साक्षात्कारों की प्रक्रिया में शीर्षक अत्यंत आवश्यक होते हैं। शीर्षक के माध्यम से ही तुरंत ये समझ में आ जाता है कि ये साक्षात्कार किस व्यक्ति के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और मनोभावों से संबंधित है। साहित्यकारों पर जितने भी साक्षात्कार लिए हैं और लिखे गए हैं वे सभी इसी प्रकार के हैं। एक तथ्य यह ध्यान देने योग्य ये भी है कि शीर्षक देने की कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं होती है। शीर्षक का चयन साक्षात्कार अपनी रुचि और दृष्टिकोण के आधार पर कर सकता है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी विशिष्ट व्यक्ति से साक्षात्कार करने जाते हैं
तो हम पर्टिकुलर किसी एक मुख्य बिंदु, एक मुख्य शीर्षक को दिमाग में रख के जाते हैं कि हमें उस व्यक्ति से इस विषय पर बात करनी है। आमतौर पर साहित्यकारों के साक्षात्कारों की प्रक्रिया में शीर्षक अत्यंत आवश्यक होते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे पास कोई शीर्षक नहीं होगा, कोई विषय नहीं होगा, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें उस व्यक्ति से मिलना है और उससे उस विषय के बारे में बात करनी है। मान लीजिए आज हमें किसी राजनेता के पास जाना है, तो हमें उसी प्रकार के विषय का चयन करना होगा। अगर हमें किसी मतलब व्यापारी वर्ग के पास जाना है, तो हमें उससे उसी प्रकार के शीर्षक का चयन करना होगा। तो जब भी हम किसी का साक्षात्कार लेने जाएं, तो हम इस बात का पूरा ध्यान रखें कि हमें उससे किस शीर्षक, किस विषय के बारे में बात करनी है। अगला हम पॉइंट देखेंगे, संवाद। साक्षात्कार के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण तत्व संवाद होता है। इसके बिना कोई भी साक्षात्कार पूरा नहीं हो सकता। फोन वार्ता और काल्पनिक साक्षात्कार में भी संवादों को स्थान प्राप्त होता है। पत्र साक्षात्कार में पत्रों के माध्यम से विचारों, प्रश्नोत्तरों का आदान प्रदान होता है। यह वैचारिक आदान प्रदान संवादों के रूप में ही होता है। साक्षात्कार में संवाद से ही गति आती है और साक्षात्कार आगे बढ़ता है। यदि संवादों में गति नहीं होगी, तो साक्षात्कार के व्यक्तित्व और उसके विचार आदि पूरी तरह पाठकों के सामने नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल सही बात है कि मान लीजिए कि हम किसी का साक्षात्कार लेने पहुंच गए हैं। अब हमें यही नहीं पता कि हमें उससे क्या पूछना है, क्या बात करनी है, तो हम उससे पूरी जानकारी उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके और भी परिचय के बारे में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जब तक हम उससे पूरी जानकारी नहीं लेंगे, तब तक हम जो सामने बैठे हुए व्यक्ति जो हमारे इस साक्षात्कार को सुन रहे हैं, उनको उस व्यक्ति के बारे में संपूर्ण रूप से कोई भी जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए इस साक्षात्कार में संवाद का बहुत अत्यधिक महत्व होता है। इसमें हमें बोलना पड़ता है, हमें पूछना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जब तक वार्तालाप में संवाद उच्च श्रेणी का नहीं होगा, तब तक हमारा साक्षात्कार पूरी तरीके से सही नहीं माना जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि संवाद जो है एक प्रकार से साक्षात्कार का प्राण तत्व है। साक्षात्कार जैसी विधा में संवादों के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है। साक्षात्कार, इसका अर्थ देखिए, साक्षात्कार जिससे हम खुद जाके मिलें, प्रत्यक्ष रूप से मिलें। तो जब आप प्रत्यक्ष रूप से किसी से मिल रहे हैं, तो आपको उससे सामने बैठ के संवाद तो करना ही पड़ेगा। अगर आप संवाद नहीं करोगे, मौन मुख में बैठे रहोगे या मन में कोई जिज्ञासा लेके बैठे रहोगे, तो वो आपका साक्षात्कार नहीं कहलाएगा। इसलिए संवाद को साक्षात्कार का प्राण तत्व कहा गया है। तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं, तो वो है हमारा भाषा शैली। साक्षात्कार का तीसरा तत्व भाषा शैली से संबंधित है। यह भी संवाद की ही भांति एक प्रमुख तत्व है। साक्षात्कार की भाषा प्रसंग, व्यक्ति, परिस्थिति के आधार पर बदलती है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम किसी का साक्षात्कार लेने जाते हैं, तो संवाद जितना महत्वपूर्ण रखता है, भाषा शैली भी उतनी ही महत्वपूर्ण उपयोगिता साक्षात्कार के अंतर्गत रखती है। क्यों? मान लीजिए हम किसी का साक्षात्कार लेने गए हैं, तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप इंग्लिश में इंटरव्यू ले रहे हैं और उसको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही हो। अगर आप हिंदी में बोल रहे हो और उसको हिंदी समझ में नहीं आ रही हो, आप किस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हो उसको उसके बारे में कोई नॉलेज ही ना हो, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी का साक्षात्कार लें, तो उस व्यक्ति की जो परिस्थिति है, उसके आधार पर ही उसका साक्षात्कार लिया जाए। वो जिस भाषा को समझता हो, वो जिस विषय का ज्ञाता हो, वो उस समय उस परिस्थिति में वर्तमान में जिस चीज़ पर कार्यरत हो, उसी चीज़ से संबंधित हमें उससे प्रश्न पूछना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारी भाषा शैली को वो नहीं समझेगा, वो सही रूप से हमारे प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे पाएगा। अब यदि हम किसी साहित्यकार से बातचीत कर रहे हैं, तो उसकी भाषा साहित्यिक होगी, और यदि किसी हम राजनेता से बातचीत कर रहे हैं,
तो उसकी भाषा सरल बोलचाल की तो होगी, पर उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक वाली व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां भी हमें दिखाई देंगी। कहने का अभिप्राय यह है कि साक्षात्कार में साहित्यकार, पत्रकार, खिलाड़ी, राजनेता, जनसाधारण, इन सभी की भाषा अलग अलग होती है। साक्षात्कार के अंतर्गत भाषा का प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार ही प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे हम मान लीजिए कि किसी हिंदी लेखक, हिंदी कवि का साक्षात्कार करने गए हैं, तो उसकी भाषाओं में हमें 2-2 मिनट में बार बार में काव्य पद और एक मनोरंजक रसात्मक बातें सुनाई देंगी। और हम किसी अगर राजनेता का इंटरव्यू लेने गए हैं तो वो बीच बीच में बोलेगा तो बहुत प्यार से, लेकिन कहीं ना कहीं व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी वो कर देगा। तो हमें जब भी हम किसी का साक्षात्कार लेने जाएं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति का हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं तो हमारी जो भाषा शैली होती है वो उसके व्यक्तित्व के अनुरूप होनी चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व निरूपण। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार किया जाता है उसके व्यक्तित्व का रेखांकन अथवा चित्रण करना भी साक्षात्कारकर्ता के लिए आवश्यक होता है। बाहरी व्यक्तित्व का चित्रण रेखा चित्र की भांति ही किया जाता है। ऐसा करने से साक्षात्कार में प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है और जिस व्यक्ति का साक्षात्कार किया जा रहा है उस व्यक्ति का एक स्पष्ट चित्र हमारे सामने आ जाता है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण देते हैं कि डॉक्टर प्रभाकर माचवे ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साक्षात्कार कर लिया, ठीक है। तो उन्होंने उनके व्यक्तित्व को इस रूप में प्रस्तुत किया जो साक्षात्कार को जीवंत बनाने में सक्षम सिद्ध हुआ। अब उन्होंने क्या कहा कि भरी अधकटी मूछों के छप्पर के नीचे एक स्थिर गंभीर मुस्कुराहट, मोटे चश्मे के ऐनक और घनी बाहों के नीचे ज्ञान के गुरुत्व से भरी सी आंखें, गदबदा बदन, ढीला अंग्रेजी लिबास और सादा रहन सहन, सिर पर रुपहले केशों का विरल अधिराज्य। अब आप देखिए कि प्रभाकर माचवे ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तित्व के साथ उनके व्यक्तित्व के साथ उनका संपूर्ण परिचय दे दिया। जिस प्रकार बिहारी ने गागर में सागर भरने की युक्ति को सिद्ध किया था तो प्रभाकर माचवे ने भी क्या करा, रामचंद्र शुक्ल की इन 3 पंक्तियों में उनके पूरे व्यक्तित्व की गणना आपके सामने करके रख दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम किसी का साक्षात्कार करें तो उसके व्यक्तित्व का जो निरूपण है वो बाहरी और आंतरिक दोनों ही रूपों से होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा देशकाल और वातावरण। कुछ साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार में देशकाल और वातावरण का भी चित्रण करते हैं। इंटरव्यू का पात्र जिस देशकाल, अवस्था, मनस्थिति और वातावरण में हो उसका चित्रण सूक्ष्मता और सजीवता से करना आवश्यक हो जाता है। साक्षात्कारकर्ता कभी कभी अत्यधिक जागरूक होने के कारण साक्षात्कार के दौरान आसपास के परिवेश, परिस्थिति और वातावरण को भी चित्रित करता है। ऐसा वह इसलिए करता है ताकि वो अपने द्वारा लिए जाने वाले साक्षात्कार को रोचक बना सके और उसी रोचकता के लिए कोई अच्छी सी पृष्ठभूमि तैयार कर सके। बिल्कुल सही बात है कि जब भी हम किसी का साक्षात्कार लेने जाएं तो हम उसके आसपास के वातावरण और देश काल के बारे में भी संपूर्ण जानकारी रखें और अगर हमारे मन में कोई जानने की जिज्ञासा है तो उससे पूछ लें ताकि हम हमारी जो लेखनी लिखें उसमें हम थोड़ी सी रोचकता ला सकें, हमारे साक्षात्कार को और हम अच्छा बना सकें। इस तरह परिवेश का चित्रण करने में साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कारदाता की मानसिकता को सही रूप में चित्रित करने का मार्ग मिल जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साक्षात्कारदाता की भाव भंगिमाओं का चित्रण। साक्षात्कार के अंतर्गत यह तत्व भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि साक्षात्कारकर्ता के साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कारदाता के भावों, उसकी मुद्राओं, पूछे गए प्रश्नों पर उसकी प्रतिक्रियाओं आदि का उल्लेख भी करता है।
कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं, तो जब हम उससे कोई प्रश्न पूछते हैं, तो जब उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उस समय उसके व्यक्तित्व की जो मुद्राएं होती हैं, उसके जो भाव होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं, इस प्रकार का भी उल्लेख हमारे इसमें किया गया है। साक्षात्कार लेने के पश्चात जब वह उसे प्रस्तुत करता है, तब साक्षात्कारदाता की भावभंगिमाएं और मुद्राएं लिए गए साक्षात्कार को रोचक बनाने में सहायक होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कभी किसी का साक्षात्कार लेने गए, अब आप उससे संवाद कर रहे हैं, उससे वार्तालाप कर रहे हैं, उससे प्रश्न कर रहे हैं, तो दो प्रकार के व्यक्ति, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो आपको बैठ के सीधा साधा सा जवाब दे रहा है, और एक व्यक्ति है जो अपनी बात को जब कह रहा है तो वो आंखों के माध्यम से अपने शारीरिक रूप से, अपने व्यक्तित्व के रूप से इधर उधर होकर मतलब अपने व्यक्तित्व, अपने शरीर को अलग अलग दशाएं प्रदान करके और भाव भंगिमाएं दे रहा है। मतलब अलग अलग प्रकार से आपके जो प्रश्नों का उत्तर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी आंखों से समझा पा रहा है, अपने होठों से उन प्रश्नों के उत्तरों को दे पा रहा है। तो मतलब शरीर की उसकी जो बनावट है वो भी देखी जाती है कि वो किस प्रकार से आपका उत्तर दे रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे उद्देश्य। कोई भी कार्य उद्देश्यहीन नहीं होता है। गद्य की नवीनतम विधा साक्षात्कार भी सोद्देश्यी होती है। साक्षात्कार का भी एक निश्चित उद्देश्य होता है। जिस प्रकार कहानी, नाटक, उपन्यास आदि लिखने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा रहता है, उसी प्रकार साक्षात्कार जैसी विधा के मूल में भी उद्देश्य अवश्य विद्यमान रहता है। पत्रकारिता की दृष्टि से भी उद्देश्य जैसे तत्व की अनिवार्यता को विस्मृत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है कि हम जब भी किसी कार्य को करने के लिए लाइफ में, जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हमें उस जीवन का उद्देश्य चाहिए होता है। कि जब हमने पत्रकारिता के बारे में पढ़ा था तो उसमें भी उद्देश्य था तत्व में, और यहाँ जब आज हम साक्षात्कार के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसमें भी उद्देश्य है। बिल्कुल सही है कि आज हम किसी का साक्षात्कार लेने गए हैं, लेकिन उस ऐसे थोड़ी है कि हम किसी भी व्यक्ति का साक्षात्कार इंटरव्यू लेने चले जाते हैं, नहीं। पर्टिकुलर हमारा कोई उद्देश्य होता है कि या तो हमें अपने जो समाचार पत्र होता है उसके पृष्ठ में, उसको पहले पृष्ठ में डाल के लोगों का ध्यान आकर्षण करना होता है, या फिर उस व्यक्ति ने कोई बहुत बड़ा काम किया होता है जो हमें जनमानस के पटल पर उनकी स्मृति को बताना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी का साक्षात्कार लेने जाते हैं तो हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है कि हम उस व्यक्ति का साक्षात्कार लेने क्यों जा रहे हैं। अब देखिए कि कारण ये कि साक्षात्कार केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं होता। वे रोचक हो सकते हैं, किंतु इनमें किसी को जानने और उसके दृष्टिकोण को उनके दृष्टिकोण को हम अगर देखा जाए एक तरफ, तो मनोरंजन के लिए नहीं, और दृष्टिकोण को दूसरों को बताने का उद्देश्य ही प्रमुखता से निहित रहता है। यूँ भी साक्षात्कार एक ज्ञान मूलक विधा है। ऐसी स्थिति में इस विधा का स्व उद्देश्य होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक इस साक्षात्कार में उद्देश्य नहीं होगा तब तक आपका साक्षात्कार का कोई भी महत्व नहीं है। अब इसका लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, उपयोगिता। साक्षात्कार एक उपयोगी विधा भी है। जब कोई साक्षात्कारकर्ता किसी का साक्षात्कार लेता है तब वह प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया से भी गुजरता है। बिल्कुल सही बात है कि जब हम किसी का साक्षात्कार लेने जाते हैं तो हमें प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जो साक्षात्कार देने के लिए बैठा है वो ही परीक्षा दे रहा है, नहीं। जब हम साक्षात्कार लेने जाते हैं तो हमारे अंदर भी, जैसे कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि साक्षात्कार के जब हम किसी का साक्षात्कार लेने जाएं तो हमें किस किस बिंदुओं पर उससे बात करनी चाहिए, इसके लिए हमें पहले ही तैयार होना पड़ता है, या हमें सर्वप्रथम यही प्रारूप तैयार करना पड़ता है कि जब हम किसी का साक्षात्कार लेने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन से चरणों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब तक हम उन चरणों का ध्यान नहीं रखेंगे तो एक तरीके से देखा जाए तो परीक्षा साक्षात्कार लेने वाले की भी होती है कि उसे सबसे पहले कौन सा प्रश्न पूछना है, दूसरे चरण में उसे कौन सा प्रश्न पूछना है, और तीसरे चरण में उसे कौन सा प्रश्न पूछना है। ऐसा ना हो कि जो हमें पहले पूछना है वो हम अंत में पूछें, नहीं। हमें बिंदु बाय बिंदु हर एक स्टेप को लेना पड़ेगा, तभी हमारे साक्षात्कार की उपयोगिता संपूर्ण होगी।
अब देखिए कि किसी व्यक्ति का मान लीजिए साक्षात्कार जब लिखित रूप में सामने आता है, तो चाहे वह पत्रिका में प्रकाशित हो या समाचार पत्र में, तब उससे उस व्यक्ति के विषय में, उसके विचारों के विषय में और उसके आंतरिक भावनाओं के विषय में भी समूची जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि जब मान लीजिए कि हम किसी का साक्षात्कार लेने गए हैं, तो हम उससे संवाद कर रहे हैं, हम उससे वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ अगर हमारी कलम को चला रहे हैं और हमारे उसकी एक एक लाइन को हम लिखते जा रहे हैं और उसी को ही फिर हम उसकी मतलब उसकी जो हमने बातें सुनी हैं उसको अपने स्मृति पटल पर याद रखकर और अपने समाचार पत्र में जब हम देते हैं, तो वो बिल्कुल सही विषय का चुनाव होता है। और हमें अगर हम एक एक बिंदु उस समय लिखते जाएंगे उसका साक्षात्कार करते समय, तो जब हम उसके बारे में लिखेंगे तो हमें वो बात याद रहेगी कि उस समय उसने वो क्या बात कही थी और हम उसके बारे में हमारे पाठकों को सही जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो इससे साक्षात्कार का उपयोग प्रमाणित भी हो जाता है और हमारी दृष्टि में साक्षात्कार की उपयोगिता भी सिद्ध हो जाती है। तो आज हमने इससे पहले वाले चरण में हमने आपको साक्षात्कार कैसे लिया जाता है, प्रारूप कैसे बनाया जाता है, उसके कौन कौन से चरण होते हैं, तो इन सब के बारे में जानकारी दी थी। और इस अध्याय में हमने आपको उसकी विधाएं, साक्षात्कार के तत्व, जिसके अंदर हमने आपको शीर्षक का चयन, हमारे जब साक्षात्कार लेने जाएं तो हमारी वार्तालाप कैसा होना चाहिए, संवाद कैसा होना चाहिए, हमें जब हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं तो हमारी भाषा शैली उनके अनुरूप होनी चाहिए, उनका जो व्यक्तित्व निरूपण है उसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। देश काल और वातावरण के बारे में भी हमने बात करी है कि उस समय जब जिस व्यक्ति का हम साक्षात्कार लेने जा रहे हैं उस समय देश काल और वातावरण की परिस्थितियां हमारे मस्तिष्क पर बिल्कुल अनुकूल होनी चाहिए, ताकि हम हमारी लेखनी के माध्यम से पाठकों को सही जानकारी दे सकें। और साक्षात्कार की भाव भंगिमाओं का भी चित्रण होना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो चुपचाप बैठा हुआ, नहीं, वो हमारे हर प्रश्न का उत्तर बहुत सहज और सरल रूप से दे रहा हो। और हमारे साक्षात्कार का कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए कि हम उस व्यक्ति के पास साक्षात्कार लेने क्यों जा रहे हैं, उसका क्या कारण है, क्योंकि जब तक उद्देश्य नहीं होगा हमारा साक्षात्कार सफल नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट था हमारा उपयोगिता, कि हमारा साक्षात्कार जब इन 7 चरणों से होकर 7 तत्वों से होकर गुजरेगा तभी उसकी उपयोगिता सिद्ध होगी। क्योंकि जब तक पाठकों को हमारे साक्षात्कार का कैसा व्यक्तित्व लिया है, उसके बारे में क्या जानकारी है, जब तक पूरी तरीके से जानकारी हमारे पास नहीं होगी, हम पाठकों को नहीं दे पाएंगे, तब तक हमारी उस साक्षात्कार की उपयोगिता सिद्ध नहीं होगी। धन्यवाद।